हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द नॉलेज वन यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग डील करेंगे कि ट्रिक टू आइडेंटिफाई SN1 और SN2 रिएक्शन। हमने बहुत से बच्चों को देखा है जो ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन SN1 है और कौन सी रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करो IIT JEE और नीट का, तो वहाँ पर आपको ढेरों सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि SN1 रिएक्शन कौन सी है और SN2 रिएक्शन कौन सी है। वहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे केस में हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन का कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, ये कौन सी रिएक्शंस है। ओके, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई और ट्रिक टू आइडेंटिफाई SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो व्हाट इज द SN रिएक्शंस? SN रिएक्शन क्या होती हैं? S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो अगर किसी रिएक्शन में लिविंग ग्रुप को एक न्यूक्लियोफाइल आकर के सब्स्टिट्यूट करता है, ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन अगर उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाए तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो उसे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, यानी SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए SN1 रिएक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, इनमें सिंगल स्टेप में ये ख़त्म नहीं होती, इनमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। सेकेंड, ये अगर आपको कहीं पर भी सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस देखने को मिल जाए, जैसे H2O के साथ रिएक्शन, एथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शंस, ऐसे सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है तो वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन प्लस हाई टेम्परेचर, देन ऐसे केस में ये रिएक्शंस इवन रिएक्शन शो करने लगती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन दिया हुआ है, बस सॉल्वोलिसिस रिएक्शन लिखा हुआ है या लो टेम्परेचर लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, इट विल लीड टू SN1 रिएक्शन। बट अगर कहीं पर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन के साथ साथ हाई टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तो वहाँ पर इवन रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड, ये देखते हैं कि स्टेबल कार्बोकेटाइन का लोकेशन कहाँ पर है। मतलब अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन पर, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो ये SN1 रिएक्शन को फेवर कर जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री यानी टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारा फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन बना है और अगर ये बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन पर है तो ऐसे केस में हमारा SN1 रिएक्शन फेवर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पर हमें कंजुगेशन देखने को मिलता है। तो कंजुगेशन होने की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड टू SN1 रिएक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग को ये जानने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो पोलर होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक मतलब क्या? जो H+ आयन प्रोवाइड कर सके, ऐसा सॉल्वेंट जो H+ आयन प्रोवाइड कर सके वो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए। अगर हमें कहीं पर मॉइस्ट Ag2O और एक्वस AgNO3 एज अ रीजेंट देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें Ag2O या AgNO3 एज अ रीजेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पर SN1 रिएक्शन फेवर कर जाएगी। मतलब वहाँ पर 100% चांसेस होते हैं SN1 रिएक्शन होने के। ओके, तो इन दो चीज़ों को याद रखिएगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, मॉइस्ट Ag2O या एक्वस AgNO3 का रिएजेंट होना चाहिए। ओके, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ये इसका एक स्टेप है। मतलब सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता। ओके, अब अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट प्लेस कर जाएगा। मतलब सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन और फिर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट।
ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें हम तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें टर्सरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। कैसे हम पता करेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो उसी के रिगार्डिंग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो SN1 रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करेगा। फिर सेकेंडरी और प्राइमरी तो नहीं शो करता, उसके लिए वन एंड ओनली वन कंडीशन होती है कि बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन होना चाहिए। ओके, आइए विस्तार से समझते हैं SN1 रिएक्शन को। ओके, SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। अगर हम एक एग्जांपल ले लें 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन का, तो हम देखेंगे कि बीच वाला देखो जो कार्बन एटम है वो सेंट्रल कार्बन एटम है और आसपास 3 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और फोर्थ ग्रुप जो अटैच है वो बल्कि ग्रुप है, वो ब्रोमीन यानी हैलाइड ग्रुप है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो चुका है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल को ये कोई जगह नहीं मिल पाती जहाँ से वो अटैक कर सके। देखिए कहीं पर भी स्पेस नहीं है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, इसलिए ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज मेथाइल ग्रुप कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड वीक होता है, और हेलोजन जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो लीव आउट कर जाता है यानी डिटैच हो जाता है। और ये जो रिएक्शन, ये जो स्टेप होती है, ये बहुत ही स्लो स्टेप होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो स्टेप इन SN1 रिएक्शन। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के बाद इसका रीअरेंजमेंट होता है, ये sp3 से sp2 हाइब्रिडाइज में आते हैं और प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं, और यही कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ही इनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और ये रिएक्शन, ये जो स्टेप होता है ये बहुत ही फास्ट स्टेप होता है, और यही हमारा SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। अब बात करते हैं हम बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन की। बायोमोलिकुलर मतलब क्या? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 होती है। बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 हो, SN2 रिएक्शंस कहलाती हैं। ओके, तो SN2 रिएक्शन को कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि ये सिंगल स्टेप्स रिएक्शन होती हैं। देखिए SN1 रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप रिएक्शन थी, SN2 रिएक्शंस सिंगल स्टेप्स रिएक्शन होती हैं, यानी इनमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ द मॉलिक्यूल अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करता है जो लिविंग ग्रुप के ठीक अपोजिट होती है। मतलब एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप डिटैच कर रहा होता है। फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड फेवर्स SN2 रिएक्शन बट टर्सरी अल्काइल हैलाइड डजंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है और स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो SN1 रिएक्शन को फेवर कर जाता है। अब देखो, अगर हमारा टर्सरी कार्बोकेटाइन पर का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे केस में कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया, फिर रीअरेंजमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो SN1 रिएक्शन को फेवर कर जाएगा। अगर यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो तो वहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप यानी हैलाइड ग्रुप डिटैच्ड हो जाता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल्स की, तो कुछ निगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे साइनाइड आयन है, नाइट्रेट आयन है, आयोडाइड आयन है। ऐसे आयन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो SN2 रिएक्शन को फेवर कर जाते हैं। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं जैसे NH3, अमोनिया या फिर HI या फिर KI, ये सब SN2 रिएक्शन को फेवर कर जाती हैं। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो SN2 रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट का नेचर पोलर होना चाहिए और एप्रोटिक होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? क्या होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? तो ऐसा सॉल्वेंट जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो और जिसके पास नो कैपेसिटी टू फॉर्म H बॉन्डिंग, यानी H बॉन्डिंग का कैपेसिटी नहीं होती है, वे सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल DMF हो गया, डाइमेथाइल फॉर्माइड हो गया,
डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, क्राउन ईथर और एसीटोन। एसीटोन आपको हर बार यूज में मिलेगा। एसीटोन का भर भर के एग्जाम्पल आते हैं। इनफैक्ट इन पर बहुत से सवाल भी पूछे जा चुके हैं IIT JEE और नीट में। तो इसे आप मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि एसीटोन SN2 रिएक्शन को फेवर कर जाता है बिकॉज इट इज़ अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये फार्मूला या ये स्ट्रक्चर DMF यानी डाइमेथाइल फॉर्माइड का है और ये स्ट्रक्चर डाइमेथाइल सल्फोक्साइड का है। तो आप इनके स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखे रहिएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं कि बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज, जैसे इनमें नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ही लो होती है प्राइमरी कार्बोकेटाइन की, इसलिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। ओके, अब चूंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी एंड लास्ट में टर्सरी अल्काइल हैलाइड तो SN1 रिएक्शन को फेवर कर जाएगा। प्रोडक्ट विल बी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब देखो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब क्या, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी ठीक उसका उल्टा। मतलब क्यों उल्टा हुआ, क्योंकि कि एक तरफ से लीविंग ग्रुप निकला और पीछे के साइड से ठीक उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, इसलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव होता है। SN2 रिएक्शंस में देखिए ट्रांजिशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। ट्रांजिशन स्टेट मतलब यहाँ से लीविंग ग्रुप डिटैच हो रहा है, यानी यहाँ पर डीफॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और ये देखो इन्वर्जन शो कर रहा है ना, यहाँ पर कहाँ पहले Cl कहाँ पर था और अब OH कहाँ पर आकर रुका हुआ है। इसकी वजह से ये बोला जाता है इट इज़ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन होता है। ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे और मैंने भरपूर कोशिश की समझाने की कि क्या डिफरेंस होता है SN1 और SN2 में। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।